अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज जनाब हमारे शो पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद होंगे और उनके पास हमारे तमाम स्किन से रिलेटेड मसलों का हल मौजूद होगा। यानी कि अगर आपको एंटी एजिंग का कोई ट्रीटमेंट करवाना है, फाइन लाइंस दूर करनी है, लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे और तमाम मसलों का हल भी आपको बताएंगे। या आपकी स्किन इश्यूज़ हैं, स्किन इरिटेशन होती है, दाने निकलते हैं, डल टेक्नी का प्रॉब्लम आपको रहता है, तो इसकी भी हम वजूहात उनसे जानेंगे कि ये आखिर दाने निकलते क्यों हैं। एक तो हमने सुना है कि जी यंग एज में निकलते हैं और कुछ निकलते हैं दाने इक्का दुक्का आगे चलकर, उसकी क्या वजूहात हैं, वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और अपने डेली लाइफ में जो एक नॉर्मल स्किन रूटीन होता है जो कि हर किसी को करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे। और बाद में हम आपकी मुलाकात एक और ऐसे मेहमान से करवाएंगे जो कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और एक कल्चरल डिप्लोमेट हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर को हम किसी और ममालिक में किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ आज के शो पे आप बहुत कुछ देखेंगे और बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दावत देना चाहेंगे डॉक्टर सुहेब यूसुफी को, जो कि एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हैं। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? खैरियत से तशरीफ़ रखें। हाँ जी, हम पे पहली बार आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं। Exactly. और कितने साल से आ रहे हैं टीवी पे? 2-3 डिकेड्स हो गए अब तो ये इसमें आते हुए जाते हैं। मेरी बहन के साथ कर चुके हैं ये शो। सबसे पहले 16 सिंगार स्टार्ट होता था। हाँ जी जी जी, वही आपने याद दिलाया। कह रहा था आपसे कि उन्होंने एक तरह की पायनियर थी वो, जिन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज़। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, ये होम मेकर्स हो गए, इस तरीके के सब वहीं से निकले और सब पहचानते हैं उसको। जरूर जरूर, बिल्कुल दूंगी जब मुलाकात। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ज़रूर दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात करते हैं ना कि स्किन केयर रूटीन, एंटी एजिंग, ये जो जवान दिखना होता है और जवान रहना होता है, ये इन दोनों में कोई फ़र्क देखते हैं? मतलब चेहरे से हम जवान होते हैं या दिल से जवान होते हैं? दिल से तो हर कोई जवान होता है। दिल से हर कोई जवान होता है। अच्छा, ये चेहरे सही है। चेहरे से बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए कुछ होती हैं जो एक एजिंग प्रोसेस को तो आप रोक नहीं सकते हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक है, हम उसको डिले ज़रूर कर सकते हैं अच्छी केयर करके, अच्छी डाइट लेके। पहले जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि आपकी इनर जब हेल्थ अच्छी होगी ना, तो सब चीज़ें बेहतर होती हैं। इसमें आपकी स्किन भी है, आपका हेयर भी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी है, सब चीज़ें काउंट करती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइफस्टाइल और खाना पीना, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है डॉक्टर कि जो कुछ भी आपकी स्किन दिख रही है ना, वो सारा कुछ आपके खाने पीने से रिलेटेड है। बिल्कुल, यू आर राइट, 100% राइट। वो तो यानी कि जो इंटेक कर रहे हैं वही हमारे सेल्स पे जा रहे हैं, वही सेल्स की अगर ये लाइफ को बढ़ा रहे हैं तो वही चीज़ें जो हम अच्छी फूड ले रहे हैं, हेल्दी फूड लेंगे तो जाहिर सी बात है वो होगा। तो एजिंग प्रोसेस जो होता है सेल लाइफ को रिजुविनेट करने का होता है। तो वो असल चीज़ है। प्रोसेस क्या है कि हम अपने सेल्स को रिजुविनेट कर लें। एग्जैक्टली। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, वो ये यहाँ पे सुकून बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सुकून आएगा कैसे आएगा? अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रही थी डॉक्टर के आपका जो माइंड गट कनेक्शन है ना, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपके गट से ही सारा कुछ हो रहा है। मतलब कि अगर आपका गट खराब है तो सबसे पहले आपकी स्किन, बिल्कुल डेफिनेटली स्किन हेयर आपके सबसे पहले जो होंगे डैमेज होंगे, वो आपको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। हम जो पेशेंट से पूछते हैं उसकी लाइफस्टाइल में जो सबसे पहली चीज़ पूछते हैं उसकी डाइटरी इंटेक्स पूछते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में आप डाइटरी इंटेक किस तरह का रखते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने एंटी एजिंग की बात की, तो ये चीज़ें पहले काउंट करते हैं। हमारे यहाँ होता है कि ये लगा लो, वो लगा लो, इस तरह से ये प्रोसीजर कर लो, इस पर काउंट नहीं किया जाता कि पेशेंट को गाइड करना है कि आपकी अपनी डेली रूटीन की जो स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, उसमें क्या क्या चेंजेस आप पहले लाएं, वो खुद ही वर्कआउट करना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन तो एग्जैक्टली उनके हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं उनके कुछ, जिसमें हमें पता चलता है कि उनके क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जिंक डेफिशिएंसीज हैं, आयरन डेफिशिएंसीज हैं, कौन कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज है जिनकी वजह से उनको प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं हम इसको। फाइन लाइंस आ जाना, ठीक है। अब ये आपकी इस एस्पेक्ट्स हो गए। फिर उसके बाद होता है जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत काउंट करता है एजिंग में, जिसको हम कहते हैं कि फोटो एजिंग। यानी कि अगर किसी का पेशेंट है ऐसा जिसका एक्सपोजर सन रेज में बहुत ज़्यादा है तो वो फोटो एजिंग की तरफ जाएगा। अब आपकी जो हेलोजन लाइट्स हैं ये भी बहुत काउंट करती हैं, तो मतलब सनब्लॉक लगा के बैठे हैं ना? बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो लाइट्स हैं, ये जो शोबिस से लोग होते हैं उनके साथ ये भी बिल्कुल वही काम कर रही होती हैं जो एक सन काम कर रहा होता है बाहर एक्सपोजर में। तो आप
बच्चों के लिए भी सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आजकल जो अच्छे सन ब्लॉक्स आ गए हैं वो मिनरल बेस्ड आ गए हैं। अच्छा। तो हम एडवाइस करते हैं कि मिनरल बेस्ड सन ब्लॉक्स उसमें यूज क्या करें। मतलब डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो आपको अच्छा। प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं आपको ठीक एक तरह है। की। अच्छा, चाहे आप घर से बाहर निकलें या ना निकलें, यस इवन यू हैव किचन में काम किचन करें। में काम करें, हीट है ना। ठीक। देखिए फोटो मींस हीट, सही है। वो चाहे किसी भी किस्म की हो, वो सनरेज है, वो ये लाइट्स हैं, या सही घर की जो किचन की जो गर्मी वो है, ज़रूरी है। वो सब आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। सही है। तो प्रोटेक्टिव लेयर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अच्छा। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। फिर नरिशिंग लेयर आ जाती है, एग्जैक्टली। जिस फिर तरह उसके भी बाद आपने हाँ, नरिश करना फिर है। उसके बाद आप है जैसे आजकल है जो एजिंग में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं वो रेटिनॉल्स एडवाइस करते हैं कि रेटिनॉल बेस्ड मैं सीरम्स सच्ची आपको बताऊं, एक तो नाइसिनामाइड हो गया जी, जी। और कौन से हाइलुरोनिक हो हाइलुरोनिक गया, एसिड हो गया, ये रेटिनॉल्स नाम हो हमने गया। कभी नहीं सुने थे। ये Exactly. अब सुने, ये सीरम्स आ गए जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। असल में ये सारी एडवांसमेंट्स नहीं है। पहले होते थे क्रीम पेस्ट में रेटिनॉल्स होते थे, लेकिन बहुत मीगर क्वांटिटीज में पता भी होते नहीं थे, होता पता था। भी नहीं चलता था। जी हाँ। तो वो उनका फिर जब से सीरम्स आना शुरू हुए तो लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा आई है। सही है। इसमें मैं आपका जो मीडिया है ना उसको बहुत रिगार्ड करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की है। अब यकीन करेंगे पहले मेरे पास पेशेंट्स आते थे ना, जैसे मिडिल क्लास एरियाज़ हैं, वहाँ से आते थे, तो वो कभी वो ये कंप्लेन नहीं करते थे कि जी हमें एजिंग हो रही है। वो आके कहते थे मुझे एक्जिमा है, मुझे सोरियासिस है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, इनका आप बताएं। बट इतनी अच्छी अवेयरनेस आ गई है कि मेरे पास अब नाम नहीं लेता मैं एरियाज के, लेकिन वहाँ से भी लोग आके कहते हैं जी हमें फिलर लगवाना है, हमें बोटॉक्स करवाना है। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। पहले बहुत हैरान होता था, अब नहीं होता। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, आपको करवाना है। सोशल मीडिया पे अच्छा अवेयरनेस अच्छी है ना, अवेयरनेस है, एक अवेयरनेस आई है लोगों में, और लोगों में फिर ये है कि वो फिर उनको ये भी पता चलता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन चूना लगा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, वैसे ज़्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं पेशेंट्स, वो जेन्युइन स्किन प्रॉब्लम लेकर आते हैं, या वो थोड़ा सा स्किन को बेहतर करने के लिए या फिलर्स बोटॉक्स के लिए आते हैं? इसका हम आपसे जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारा शो देखते रहिए। बहुत ही अच्छी काम की यूज़फुल बातें आपको पता चलेंगी अपनी स्किन से रिलेटेड। आ जाइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर यूसफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें आपकी क्लिनिक्स कहाँ हैं और कहाँ बैठते हैं। ओके, मेरा जो सेटअप है वो मेरे समदानी हॉस्पिटल गुलशन इकबाल में बैठ, उसके अलावा पार्कलैंड क्लिफ्टन है, और फिर डीएचए में मेरा एक एस्थेटिक सेंटर है। अच्छा सर, सारा काम वहाँ पर होता है ब्यूटीफाई का। एग्जैक्टली, सब जगह होता है वो। तो अब मैंने आपको बताया ना कि इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर एरिया का जो पेशेंट है ना वो आता है। आपका जो सवाल था ब्रेक से पहले कि पेशेंट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे पास पेशेंट आता है ना, पहले जैसे कंप्लेन लेकर आता है कि जी इसको स्किन की कोई डिजीज़ है। उसका पहला तो कंप्लेन अपनी स्किन डिजीज़ होती है, और फिर सेकंड कंप्लेन होती है कि मुझे एंटी एजिंग चाहिए या मुझे ये चाहिए। तो मतलब लोगों में अवेयरनेस इज सो मच कि अब आके वो ना साथ में दूसरा सवाल ये भी करते हैं कि मुझे अपनी ये चीज़ें भी, किसी को बुढ़ा नहीं होना, एग्जैक्टली ना बुढ़ा दिखना है। बिल्कुल। हेयर बहुत इश्यूज आते हैं, हेयर इश्यूज के साथ बालों के बहुत ज़्यादा। ये बालों के इश्यूज होते क्यों हैं? ये बाल गिरना क्यों? और एक सर्टेन एज पे या तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो गिर रहे हैं बाल। बिल्कुल फ्रैंकली, असल में देखें दो तीन चीज़ें, जैसे यंगर एज में जो बाल गिरते हैं ना, उसमें जो उनको होता है वो स्टडी स्ट्रेसेस होते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। इवन एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, वो यंग बच्चों में, क्लास 6-7 के बच्चों में भी हो जाती है। जब वो आके ना बड़े बड़े पैचेस बने होते हैं उनके विदाउट हेयर्स, हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है उनके एग्जाम हो रहे थे, उसका स्ट्रेस लिया तो उससे बाल गिरना शुरू हो गए। तो फिर वो रुक जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, रीग्रोथ हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेस का कितना इफेक्ट होता है कि यंगर बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है। इसी तरह से एडल्ट्स में आ जाए तो उनके अपने होते हैं प्रॉब्लम। फिर कुछ स्किन हेयर डिजीज होती हैं, जैसे डैंड्रफ है, वो भी हेयर फॉल कर रहा होता है। तो हम ये देख रहे होते हैं कि उसको किस प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हेयर फॉल का है तो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या चल रहे हैं कि आप अपने हेयर फॉलिकल्स को मजबूत कर सकें? बेस्ट तो वही जो हमने शुरू में बात की थी कि बात डाइट से शुरू होती है। डाइट, आपने अच्छी ये डाइट लेनी है जिससे आपकी स्ट्रेंथ बालों की बढ़े। ठीक है। आपको हेयर नरिशमेंट आपकी चाहिए तो आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप आप शैम्पूज यूज़ कीजिए और कंडीशनर्स यूज़ कीजिए, ऑयलिंग कीजिए। अब ऑयलिंग में भी आपका हेयर टाइप बहुत काउंट करता है। अगर किसी के ड्राई हेयर्स हैं और वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइनेस और बढ़ेगी।
ठीक है। तो ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि आपका जो टाइप ऑफ हेयर है उसके हिसाब से आप ऑयलिंग करेंगे आपको ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताएं, अगर हम ये सारी ऑयल भी कर रहे हैं जी जी जी। और बालों की शैम्पू भी हम अच्छा यूज़ कर रहे हैं, मसाज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा खाना पीना ठीक नहीं वो है, मैंने कहा ना, कोर तो फायदा ही वही नहीं है, कोर तो वही है, तो उसको सही करना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आजकल बहुत लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसके अंदर हम एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट्स देते हैं। अच्छा। कोई तरह के सीरम्स होते हैं जिसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं अच्छा। या इंजेक्ट करते हैं, वो ये PRP एक्सोसोम्स वाला कहलाते जो हैं। पीआरपी इसके बाद, उससे पहले का स्टेप है। अच्छा। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है, आपने लेटेस्ट चीज़ों का पूछा तो मैंने बताया। अच्छा, कि ये एक तरह के आपके मैसेंजर सेल्स होते हैं जिनको आप स्प्रेड करते हैं, तो वो आपके हेयर के जो आप हेयर फॉलिकल्स आपके वीक हो रहे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो आम पब्लिक हाँ, को समझ आ बिल्कुल, सके, साइंस में नहीं जा रहा मैं, तो वो आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है हमारे पास हेयर के। इसी तरह से जैसे आपने पीआरपी की बात की, पीआरपी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको स्पिन करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को फिर हम इंजेक्ट करते हैं या मेसोथेरेपी करते हैं। उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स होते हैं उसके। बाल गिरना बंद होते हैं, बालों में स्ट्रेंथ आती है, लाइफ उनकी बढ़ती है, लेंथ और बढ़ती है, रीग्रो भी करते हैं जैसे। एग्जैक्टली जी। तो ये मतलब लेटेस्ट आप समझ लें कि उसमें आते हैं पीआरपीज आ गए या एक्सोसोम्स हो गए। अच्छा, एक्सोसोम्स स्किन पे भी अप्लाई होते हैं, नॉट ओनली हेयर्स। ठीक है। पीआरपी भी स्किन पे भी अप्लाई होता है, तो आपको रिजुविनेशन चाहिए, चाहे वो हेयर की हो या स्किन की हो, इन दोनों में ये प्रोसीजर काम और ये एंटी एजिंग के लिए एंटी एजिंग के लिए भी करते हैं हम इसको। अब जैसे फाइन लाइंस हैं यहाँ आंखों के इर्द गिर्द, क्रोफिट्स कहते हैं हम इनको, जैसे है ना। अब देखिए, बेस्ट इंस्टेंट क्विक फिक्स जो है ना वो बोटॉक्स है, नंबर 1। वो मैं हमेशा पेशेंट को कितना अरसा रहता है? वो तकरीबन 4 to 6 मंथ से एक एवरेज रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिनकी यानी कि जैसे एक्सपेंसिव है ज़्यादा, इतना अब नहीं रहा, पहले बहुत ज़्यादा होता था, पहले लेकिन तो जब तक अवेलेबिलिटी जितनी बढ़ गई है ना, वही बात है ना कि वो डिमांड पे डिपेंड कर रहा होती है ना चीज़ें। जितना आपके पास डिमांड आ रही है उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो फिर कॉस्ट वाइज भी कम हो जाता है। तो साइड इफेक्ट्स हैं बोटॉक्स के, जैसे ये भी मिथ्स है, ये बहुत मिथ्स है, ऐसा नहीं है। लोग सालों से, डिकेड से लगा रहे हैं और ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं होता उनको। लेकिन ये कि अगर सही तरीके से लगाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। खराब भी तो हो जाता है ना लोगों के, अक्सर मैंने कहा ना कि हाँ, बन जाती है। वो जो स्पॉक टाइप की जो होते हैं ना, जैसे आपको शायद याद होगा, पहले एक वो स्टार ट्रैक आता था उसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हम उसको कहते हैं स्पॉक ब्रोज है। मैंने तो सुना लोग ऐसे करवाते हैं कि वो मतलब ड्रूप हो जाती है ना एजिंग में, तो फिर वो उसको उठाते हैं, करवाते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी जो होडेड आईज होती है ना, ये लिफ्ट करती हैं। जो नीचे जरा सा लूज हो जाती है, अपर आईलिड आपका जो होता है, उस पर भी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो बिल्कुल नेचुरल ब्रो लिफ्ट मिलता है, जिसके लिए आप लोग बहुत, स्पेशली फीमेल्स, बड़ा क्रेज होता है जिनको कि जी हमें ब्रो चाहिए, ब्रो लिफ्ट चाहिए, तो वो बोटॉक्स से बेस्ट मिलता है। सही है। बोटॉक्स से अच्छा कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। वैसे फ्रेंकली बता दूं, एज अ डर्माटोलॉजिस्ट आप किसी भी शख्स को देख के पहचान लेते होंगे कि इसका बोटॉक्स फिलर है या नहीं है, या इसका नेचुरल है। अच्छा, मेरे फेस पे पता चल रहा है कुछ? बताइए। मैं कुछ कहूँ? मैं पूछ लेती हूँ ना जरा, मैं ऑन एयर नहीं कहूँगा। नहीं आप कहें, क्योंकि मैं तो अगर कुछ किया भी होगा तो मैं बताऊंगी। इट्स अ गुड वन। अच्छा, इट्स अ गुड वन। अभी मैं आप इनको पकड़ूंगी जरा ब्रेक में, क्या चीज़ गुड वन कह रहे हैं आप? नहीं, फ्रेंकली देखिए, मैं कहता हूँ ये कि हर किसी को हक है अच्छा लगने का। बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें फिलर्स हैं। अब आपको अगर लिप फिलर्स लगाने हैं तो आपकी पूरी फेस स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। मेरे पास बच्चियाँ बहुत आती हैं मेल, अब आपको हैरत होगी, मेल भी लगवाते हैं लिप फिलर्स। यस, आज नया ट्रेंड ये है कि फिलर्स जो है पहले मेल्स ये पता चल गया हमें कि पहले सिर्फ स्माइल लाइंस इन पे ज्यादा लगाते थे, अब फिलर्स, लिप फिलर्स भी मेल्स लगवाते हैं। मतलब मोटे कर रहे हैं। यस ऐसा भी ये भी है, ये भी नया ट्रेंड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी सोशल मीडिया की वजह से होगा, मेरा ख्याल से। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, नॉट हियर। हम तो हॉलीवुड क्रेजी पीपल है ना, कि जो हॉलीवुड में हो रहा है, ओजेम्पिक हॉलीवुड में लग रहा है, तो सबने ओजेम्पिक लगा के वेट लॉस करना है, तो क्रेज। ओजेम्पिक के बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो हमारा टॉपिक स्किन और हेयर रिलेटेड ही था, लेकिन सिंस यू आर हियर, तो ओजेम्पिक का मैंने सुना है कि काफी इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, काफी इसके। एक्चुअली देखिए, सारी चीजें बात करती हैं, डिपेंड करती हैं कि आपकी मेन कोर प्रॉब्लम क्या है। असल में देखा जाए तो वेट लॉस उसका साइड इफेक्ट ही है, लेकिन अब उसको एफडीए ने अप्रूव भी कर दिया फॉर ओबेसिटी। तो अब ये उसकी वजह से दिया जाता है, लेकिन इसमें इसकी डोज बहुत मैनेज करनी होती है कि आपकी एक डायबिटिक है जिसको एक ओजेम्पिक की एक डोज दी जा रही है, और एक वो है जिसको ओबेसिटी के हिसाब से दी जा रही है। तो इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन यही वाली बात है कि इस पे आपका जो डॉक्टर है उसकी अपनी प्रैक्टिस कैसी है और वो कैसे रीड कर रहा है, आपके उसने लैब्स
करवाई है पूरी, उसके हिसाब से आपको उसको पता चल रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से जो Ozempic की डोज दी जाती है तो फैंटास्टिक रिजल्ट। बट वो ओबेसिटी हो तो ना, मैंने देखा जी हाँ, बहुत तो सारे हमारा ऐसे तो लोग क्रेज तो है वेट ना, कम करने के लिए लगा ऐसे रहे हैं। स्लिमी से आते हो, कहते हैं जी वो हमारा ये टमी निकल रहा है इसके लिए Ozempic लगाना है, तो इतना डांट के निकाल देता हूँ मैं तो। कोई भी बहुत अच्छा करते हैं, शुक्र है आप Exactly, साथ यकीन नहीं देते करें हैं। कि मैं उनको बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ कि नहीं, यू डोंट नीड, यू जस्ट सही। नीड एक्सरसाइज, यू जस्ट नीड लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रेशर गारमेंट्स पहने। यूजुअली हमारे साथ ये बड़ा मसला है कि हमारे फीमेल्स जैसे प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद वो दे डोंट केयर अबाउट देयर बॉडी, सही है। और उसकी वजह से लूजनेस ऑफ द बॉडी ज़्यादा आती है। अच्छा, जाते जाते डॉक्टर मुझे एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन जो हर किसी को करना चाहिए और आराम से कर सकते हैं, Exactly. चाहे मेल हो फीमेल हो, वो जरा देखिए बेसिकली पानी से स्टार्ट लेता हूँ मैं पानी। सबसे पहले। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस ज़रूर होने चाहिए। फिर पानी लगाना भी बहुत अच्छी तरह से, हमेशा से ये मैं आपकी सिस्टर के टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि तकरीबन 10-15 स्प्लैशेस फेस पे ना ज़रूर मारा करें ताकि डीप और क्लिनजिंग हो। आपकी डीप और क्लिनजिंग होगी, आपके दाने नहीं बनेंगे, आपके इरिटेशन नहीं आएगी। पानी मिरेकल करता है, पानी मिरेकल करता है। पानी से अच्छा एलिक्सर कोई नहीं है, मैं बता दूं। इसको मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ कहता हूँ। सही है। तो वो आपका। फिर आप अपनी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप अपना फेस वॉश रखिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल बेस्ड आते हैं फेस वॉशेस जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करते हैं। फेस वॉश यूज़ करें तो बेस्ट है, ठीक है ना, वो आप करना है। फिर इसके बाद आपने क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, मसाज, ये आपको पता है कि बेसिक, और एक सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन, ये 4 चीज़ें ये आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए। ये सिंपल चीज़ें जिससे अच्छी स्किन। अब देखते हैं कि लोग करते ही नहीं करते, सब जानते हैं, हमारे लोग बहुत होशियार हैं, वो उनको फौरन क्विक फिक्स चाहिए, वो वाली बात है। भाई डॉक्टर सुहेब हमारे पास यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद हम ज़रूर बात करेंगे छाइयों के हवाले से, दानों के हवाले से, एडल्ट एक्नी हो जाती है वो क्यों होती है, कैसे इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज एक डर्मेटोलॉजिस्ट को हमने बिठाया है और सारी जिसे कहते हैं ना मालूमात हासिल कर रहे हैं अपनी स्किन से रिलेटेड बेसिकली। डॉक्टर सुहेब मुझे बताएं, छाइयों की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इसका इलाज क्या है? लेज़र है, कौन सी ट्रीटमेंट है? एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन जो मेल फीमेल्स में होते हैं ना, उसके 2 अलग अलग कुछ रीजंस होते हैं। अगर हम पहले फीमेल से बात कर लेते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है कि आपकी स्किन के जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वो ज़्यादा उभर के सामने जब आ जाते हैं तो आपको पिगमेंट्री पैचेस आ जाते हैं। जिसमें पैच होता है तो हम उसको हाइपर पिगमेंटेड पैच करते हैं, वरना फ्रैकल्स लाइट ब्राउन स्टेन से, इनके स्पॉट से आ जाते हैं। ये होते हैं हीट से, हार्मोन से, बहुत सारे रीजन, हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स में जैसे जो होता है इसको हम कहते हैं ये मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। जब फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ जाती है उनकी। दैट इज रिलेटेड टू योर हार्मोनल, ठीक है ना, एस्पेक्ट्स, उसकी वजह से होती है। मेल्स में क्या होता है कि जिनका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है तो उन पे जब सन रेज पड़ती हैं तो जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, तो वो फिर ये हाइपर पिगमेंटेड पैचेस को वो डेवलप करती है। वही होता है कि आपके जो मेलानिन होते हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और जब वो आपकी स्किन डीप होते हैं मेलानिन एक्चुअली, लेकिन जब उन पर हीट ज़्यादा लगती है तो या ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो उनको एग्रीवेट करती हैं तो वो फिर पैच की फॉर्म में आने लगते हैं। अच्छा, और ऐसे लोगों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए? सनस्क्रीन तो मस्ट है उनके लिए ना, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब वो उसी चीज़ को हम देखते हैं जैसे मेल्स में जो एक और रीज़न होता है हाइपर पिगमेंटेशन का, वो जो हम लोग जो शेविंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एग्रीवेट कर देते हैं उनको। तो जब हमारे पास मेल आते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के हिसाब से तो उनके ये पूछते हैं कि नेचर ऑफ जॉब किस टाइप की है, आउटडोर की तो ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे पास जिससे भी सर्विसेज के लोग होते हैं जिनका काम सेल्स के लोगों का ज़्यादा आउटडोर में होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या फिर करता है? हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट में जब हम आते हैं तो पहले तो वही सनस्क्रीन आपको एडवाइस करना है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप आप उनको हर हाल में बोलें कि आपने घर से निकलने से आधा घंटा पहले लगाना है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लोग होते हैं थक लगाए और बाहर निकल जाते हैं तो वो सही तरह से पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा था कि प्रोटेक्ट करे आपको। तो वो एक पहली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे सीरम्स आते हैं जो हम एडवाइस करते हैं, या क्रीम्स आती हैं जो एडवाइस की जाती है। मैं यहाँ पे जेनरिक नेम्स डिस्कस नहीं कर रहा ब्रांड्स को, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ। जी हाँ, इसका जो
होता है बहुत अच्छे पिको लेजर्स कहलाते हैं, जो हम देते हैं इसके अंदर ना। तो उसमें जिसको जो हॉलीवुड टर्म में बोला जाता है ब्लैक डॉल ट्रीटमेंट या हॉलीवुड फेशियल बोला जाता है। तो वो पूरा एक मेडिसिन लगाई जाती है, एक तरह से ब्लैक कलर की होती है, जिसके बाद फिर वो लेजर जी कार्बन फील, जिसको कार्बन फेशियल या कार्बन पील्स भी जिसको कहते हैं। इसके बड़े नेक्स है, बड़े बड़े डिफरेंट नेम्स हैं। ये हाइपर एग्जैक्टली, तो वो उसमें हाइपर पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। मेल फीमेल्स दोनों को हम देते हैं। उसकी मुख्तलिफ सिटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, एग्जैक्टली। समझ लेंगे एक एवरेज 4 to 6 सेशंस में बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा डीप पिगमेंटेशन होती है उन्हें हम उससे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। फिर स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है, लेकिन प्रोटेक्शन साथ में लेनी होती है। ये समझ लें कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। दानों की अगर हम बात करें, वो भी एडल्ट टेक्निक, मतलब एक ऐसी उम्र में आपको दाने निकल रहे हैं कि भाई ये क्या समझ नहीं आ रहा। अभी देखिए वही जैसे बात होगी ना, एक तो प्यूबर्टल एक्ने है कि जब मेल फीमेल बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, 13-14 ईयर्स को पहुंच होते हैं, वो उनके हार्मोनल होते हैं। एडल्ट एक्ने में भी कुछ इसी तरह का होता है। उसमें जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, स्किन केयर अच्छी नहीं होती है। स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन करें, नमाज सबसे बड़ी मेडिटेशन है, तो फ्रेंकली कहता हूँ, बिल्कुल। तो फिर वो आपको फर्क पड़ता है। फिर आपका जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आपको लानी होते हैं। वाटर इनटेक अच्छा करें, जैसे अभी शुरू में बात की थी हमने। स्किन पे जो स्प्लैशेस है ना, वो पहला कोर है आपके दानों को रोकने का। अच्छा, वो आपने अच्छा डीप और क्लिंजिंग करनी है तो पानी से अच्छी कोई चीज़। अच्छा, एक्सफोलिएट करना चाहिए, एक्सफोलिएट बिल्कुल जिनको दाने निकलते हैं। या एक्सफोलिएशन का भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी हमारे बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर्स आ गए जो अभी इवन डेली बेसिस पे भी यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि जिनको हो तो कम से कम वीक में एक बार ज़रूर एक्सफोलिएट करें, उससे अच्छा फ़र्क आता है। डीप और वो भी होते हैं और आपकी जो डेड स्किन लेयर्स होती हैं वो साफ़ होती हैं। अगर लेकिन पिंपल्स ऐसे निकल रहे हैं, दाने ऐसे निकल रहे हैं जिसमें इन्फेक्शियस है एडल्ट एक्ने में, तो फिर हमें उनको एंटीबायोटिक कवर देना होता है, मेंडालिक एसिड बेस्ड सीरम्स देने होते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड चीज़ें देनी। बीच में वो काफ़ी स्केबीज का चल रहा था। जी, वो तो एक डिफरेंट, हाँ वो डिफरेंट प्लान है। अच्छा, वो एक्ने नहीं है, वो एक्ने हम बात कर रहे हैं एक्नी की, जिसको हम मेडिकल टर्म में अगर हम बात करते हैं तो एक्नी वल्गैरिस कहते हैं इसको। अच्छा, ठीक तो है। उसमें ये प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी की वजह से हो रहा होता है। वो एक बैक्टीरिया होता है जो ग्रो करता है, जिसमें आपको रेडनेस या पस के साथ दाने हो रहे होते हैं। दैट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, जो स्केबीज वाले दाने होते हैं वो दैट इज डिफरेंट। अच्छा, वो डिफरेंट। जिनको दाने निकलते हैं, आप नहीं कहते कि आपका पेट खराब है इसलिए आपका दाना निकल रहा है। गट काउंट्स अ लॉट। अगर वो कहते हैं ना टमी ठंडी है तो फेस पे दाने नहीं है। हाँ, मतलब जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका गट खराब है ना, आपके 70% जो कहते हैं ना कि आपके सारे हार्मोन्स भी वहाँ बन रहे हैं। बिल्कुल, हार्मोनल चेंजेस भी जो हो रही है हर चीज का ताल्लुक ग़िज़ा से है ना। बिल्कुल, आपको तो शो ही कुकिंग बेस्ड है, तो हमारे दीन भी हमें यही बोलता है कि भाई ये आपका कारखाना है, बिल्कुल आपने इसको क्या चलाना है, सही रखे तो बेहतरीन चीज़ है। तो ये एक्नी को इस तरह से फिर हम ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर इसमें लेजर्स भी आते हैं। जब एक्नी हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज़ है, मेल हो या फीमेल हो, एडल्ट हो या टीनेज हो, उसको स्क्रैच कर लेंगे। दाना बुरा लगने का सबसे आसान हल उनको ये है कि उसको स्क्रैच कर लें, उससे उनका स्किन डैमेज हो जाती है। फिर हम उसके लिए हम उसमें हमें CO2 लेजर्स देना पड़ता है, हमें डिफरेंट लेजर्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे गड्ढे से हो जाते हैं, स्कारिंग जो होती है, इसको एक्नी स्कार्स कहते हैं, वो लेजर से हट जाता है, वो लेजर से बेहतरीन हो जाते हैं। फिर हम उसमें PRP भी करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे स्कार्स होते हैं जिनको अगर हम हील अप नहीं कर सकते तो हम उसमें फिलर इंजेक्ट करके उसको पॉप अप कर देते हैं। तो फिर वो इवन टोन आ जाती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है कि किस टाइप का स्कार है और कौन सा ट्रीटमेंट उसको चाहिए। लेजर ट्रीटमेंट फॉर हेयर रिमूवल के लिए आप देखिए कई तरह के लेजर ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने 3-4 जगह से करवाया, हर जगह मुझे डिफरेंट एक तरीका। बेस्ट बेहतरीन कौन सा है हेयर रिमूवल? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लेज़र देने से पहले आपको ना अपना प्रोफाइल करवाना पड़ता है। हमारे फीमेल्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जाएंगे डायरेक्ट लेज़र करवा लेंगे। आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है टू एक्सक्लूड PCOS। अगर आपके PCOS इंटरनली चल रहे हैं, आप दुनिया का बेहतरीन लेज़र ले लें, आपको हेयर एंड देयर डेवलप होते रहेंगे। तो आपको अपने हार्मोन्स चेक करवाने हैं, आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसके बाद आपको लेज़र की तरफ जाना है। अच्छा, अब फिर लेज़र कौन से टाइप का है, वो Nd:YAG लेज़र है या सोप्रानो है, व्हाटएवर, वो फिर हमारा काम होता है। और अगर कोई मेल आता है लेज़र करवाने के लिए, इसी तरह से हम उनके भी देखते हैं कि उनके क्या रीजंस हो रहे हैं।
ठीक है ना। अब हमारे यहाँ जो मेल्स यूजुअली जो हेयर के लिए, हेयर रिमूवल के लिए आते हैं, वो ये चीक बोन्स पे जो हेयर्स आ जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा आते हैं कि रोजाना शेव ना करना पड़े कि चलो भाई लेजर अंडर आर्म्स के लिए आ जाते हैं कि जी इसको रिमूव करें, और एरियाज के लिए आ जाते हैं। वो तो सही है, वो सही, उसके लिए कोई उसका रीज़न नहीं है, वो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट्स को कर रहे हैं, उसमें कोई हार्मोन्स का इशू नहीं है, लेकिन फीमेल्स में तो बहुत काउंट करता है। अच्छा, लेजर ट्रीटमेंट की अगर जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक कुछ वो आइस वाला आता है, एक वो कुछ हीट वाला आता है साथ में। आइस असल में कूलिंग एस्पेक्ट, उसका आइस का ताल्लुक सिर्फ ये होता है कि आपकी जो लेजर की जो हीट होती है उससे पहले आपको वो नम कर देती है स्किन को, तो उससे आपको जो उसकी जो पिंचीनेस है, ये जो लेजर बीम की जो पिंचीनेस है वो कम फील होती है। अच्छा, एक है वो रोलर के साथ है, बिल्कुल इसी तरह से होते हैं वो इफेक्टिव है। देखिए बात सारी ये है कि लेजर जो कूलिंग इफेक्ट है ना, वो किसी का भी हो, किसी इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लेजर टाइप है वो काउंट करती है। अच्छा। एनडी यैग लेजर सबसे बेहतरीन होता है। एनडी यैग लेजर, आप जरूर ये पूछा करें जब चाहे, मैं अभी के पास आ जाऊंगी लेजर करवाने। उसमें जी हाँ, तो उसमें जो आपको है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, आजकल तो ये है कि हमारे पास जो लेजर्स आ गए वो कॉम्बिनेशन आ गए, मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के साथ वो एक कॉम्बो बना दिया, तो उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेशेंट पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप का पेशेंट है, उसकी कैसे हेयर ग्रोथ आ रही है। इंटरनली रीजंस है तो उसको भी ट्रीट करना है, एक्सटर्नली तो लेजर कर देगा। बस सही है जी, आप लोग भी डॉक्टर सुहेब यूसुफी से रब्ता कर सकते हैं, और इन्होंने बताया कि कहाँ आपका कोई सोशल मीडिया पेज है? जी, मेरा सोशल मीडिया बता दें ताकि वहाँ पर भी मैसेज कर दें आपको लोग। Dr.Yusufi_Aesthetic_Clinics के नाम से। डन है जी, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका सलाम जरूर बहन तक पहुँचा दूंगी। बहुत मजा आया आपके साथ भी, आप दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक जैसी है, बिल्कुल हैं बहुत अलग अलग। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे अपनी कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारे एक और मेहमान भी हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ देर के बाद। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स, और अब बारी है कुकिंग की। और आज क्या बन रहा है हमारे किचन में और कौन बना रहा है, आइए जी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट है आमरा नवीद। अस्सलाम वालेकुम आमरा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, बहुत खुश, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अच्छा आमरा, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कैमरे का, आपने बताया आप मुख्तलिफ चैनल्स पे पहले आ चुकी हैं, कॉम्पिटिशंस वगैरह में। ये यहाँ मसाला पर आप फर्स्ट टाइम आई हैं। मसाला टीवी देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ। कौन है आपका फेवरेट शेफ और एक्सपर्ट, जो भी आप सारे ही शेफ़ तो सारे ही एक्सपर्ट होते हैं, और सारे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। किसका शो बहुत शौक से देखती है? ज़ुबैदा तारिक, जब ज़ुबैदा आपा आया करती थी तो उनके टोटके और उनके और आपके साथ ही आई थी, वो आपके होस्ट आती थी। हाँ, तो उस टाइम पे बड़ा जो है वो शौक था देखने का। उनसे सीखा भी बहुत है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो मुझे भी उनके अभी तक याद हैं। और वैसे दूसरे शोज़ वगैरह देखती हैं? आपका क्या कोई कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है? मैं बेसिकली तो होम शेफ़ हूँ, और कुकिंग का बचपन से शौक था, तो बस उसी शौक को लेके आगे बढ़ी। कोई स्पेशल कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ें देख के और बना के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। मेरा कैटरिंग का पेज भी है। अच्छा, बता दें भाई लोगों को ज़रा। जायशास कैटरिंग के नाम से फेसबुक पे, जायशा मेरी बेटी का नाम है, जायशास कैटरिंग के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है। और तकरीबन 2014-15 से जो है रियाद से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी इसकी कुकिंग की ना। हाँ, होम बेस जो है उसकी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आया बीच में पाकिस्तान आने के बाद, और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से। वेरी गुड, वेरी गुड। आज जो हम सीख रहे हैं आमरा से वो क्या है? आज जो है मैं चिकन फ़हीता राइस बनाऊंगी। उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए मैंने सोचा कि चिकन फ़हीता सैंडविचेस बनाए जाएं, और एक ड्रिंक बनाएंगे हम। ठीक है। मिंट मार्गरेटा। चिकन फ़हीता वैसे वो फ्लेवर है जो मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद है, चाहे वो पिज्ज़ा खा रहे हो, चाहे वो सैंडविच खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, नूडल्स में भी चिकन फ़हीता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बेसिक मेरे ख्याल से इसकी मैरिनेशन होगी, जी जी, जिससे हम राइस भी बनाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करें? अच्छा, सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है, स्ट्रिप कट है, ये इस तरह से स्ट्रिप्स किए हुए हैं इसके मैंने। और बेसिकली जो फ़हीता होता है, राइस वगैरह बनते हैं, उसमें इसी तरह की चिकन की कटिंग होती है। तो ये 500 ग्राम हमारी चिकन है, इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। सही है।
तो इसकी मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मोस्ट जो है हर रेसिपी में जाता है, 1 टीस्पून जितना जो है हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, ये तकरीबन जो है हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे, ठीक है। सही है। और 1 टीस्पून जितना हमने ज़ीरा पाउडर डालना है। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये है हमारे पास अनियन पाउडर, अच्छा, ठीक है, ये हम 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे तकरीबन। सही है। उसके बाद रेड चिली पाउडर है, ये हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, ये जो हम राइस बना रहे हैं, फहीता राइस, तो ये सेम चिकन की मैरिनेशन होगी जो हम सैंडविच नहीं, बना रहे हैं? वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सही है। ये ब्लैक पेपर है हमारे पास, ठीक है, ये आप अकॉर्डिंग अपने टेस्ट डालें। हाँ। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है तो इसको आप 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये ऑरिगेनो है हमारे पास, इसकी जगह आप इटालियन हर्ब्स पे यूज़ कर सकते हैं। सही है। ये भी तकरीबन जो है मैं 1/2 टीस्पून। सही है। और ये पिसा वाला है ना? जी जी, तो वो ऑरिगानो थोड़ा सा वो लीफी वाला आता है। हाँ, ये पिसा हुआ है। ठीक है। और लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, इसकी जगह हम सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अगर लेमन जूस आपके पास नहीं है तो तकरीबन ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है। ये मैरिनेशन हमने मिक्स करनी है। अच्छा, अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स या 1 आवर जो है वो मैरिनेशन के लिए दें, ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आपकी चिकन में आ जाएं। तो ये हमने चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट कर ली है। और इसको हम पहले कुक कर लेंगे, है ना? जी बना बिल्कुल, लेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैरिनेशन के अंदर। अगर आप मैरिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो मसाले जो है वो अच्छे से जूसी आपके चिकन को कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि चिकन की मैरिनेशन में कभी किसी में ऑयल लिखा हुआ होता है, किसी में नहीं होता है। हाँ, नहीं, ये आपको जैसे हम टिक्का वगैरह भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी हमने ज़रूर ऑयल ऐड करना चाहिए, ताकि वो सारे जूसेस और वो पानी नहीं रिलीज़ करती चिकन आपकी। तो ये जी बिल्कुल। तो यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हमने ऑयल ऐड किया, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, अब जो है हम इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको सेम टाइम ही बनाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, राइस हमने बॉईल करने हैं, डन करने हैं। तो इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी और ठीक है, 1 चिकन क्यूब हम ऐड करेंगे। अगर चिकन स्टॉक हो आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो फ्लेवर के लिए। सही है। ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन राइस है मेरे पास जो है 2 समझ ले 500 ग्राम, आप समझ ले आधा किलो। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने नमक का ऐड किया है। एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है बॉईल करते हुए, जैसे आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर। अच्छा, ये 1 क्यूब मैं लूँगी और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, पहले हम राइस डाल देते हैं, फिर हम ये शुरू करते हैं ताकि राइस हमारे बॉईल होने लगे। बिल्कुल सही है जी। चिकन को तो हमने मैरिनेट करके रख दिया है, अब इसको हम तैयार करके रखेंगे। अच्छा, इसका पानी मैं निकालने छलनी पर वहीं पर ही पड़ी हुई है। अभी आमरा से पूछते हैं ना, आमरा को खुद खाने में क्या पसंद है? मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। हाँ, आप दिखती भी हैं चाइनीज़ी। अच्छा, चाइनीज़ स्टाइल बोलते होंगे लोग। हाँ, बहुत बोलते हैं। बचपन में तो बहुत बोलते थे। बचपन में तो बिल्कुल वो बेबी फेस होता है ना, वो ज़्यादा लोग चाइनीज़ फीचर्स होंगे ना उसी तरह से। अच्छा, ये राइस हमने इसमें ऐड कर दिए। जब तक हमारे राइस भी बॉयल हो जाएंगे, ठीक है, फिर हम चिकन जो है वो अपनी तैयार कर लेंगे। आमरा, आपको जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, आपके लोग देते हैं, वो क्या चीज़ मोस्टली आपसे मंगवा रहे होते हैं? यहाँ तो पाकिस्तान में तो आपको पता है देसी फूड का ज़्यादा वो है, बिरयानियाँ, कोरमे, कढ़ाइयाँ, और चाइनीज़ भी होते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड भी होता है। अच्छा, तो डिफरेंट मतलब लिस्ट तैयार की? जी बिल्कुल, मेन्यू बनाया हुआ है, बीफ मेन्यू, चिकन मेन्यू, राइस मेन्यू, वो उसके हिसाब से होता है। अच्छा, सुने, रैंडमली कोई भी कहीं किसी मेन्यू से ऑर्डर करके आपको जो देता है तो वो मुश्किल नहीं होती, या एक सर्टेन डेज पे आज भी ये दिन है और आज का ये मेन्यू मैं है? वैसे भी मेन्यू मतलब ले लेती हूँ ऑर्डर, लेकिन सर्टेन डेज का ये होता है कि कुछ टाइम टेकिंग डिशेस होती हैं, लाइक कड़ी बना रहे हैं हम, हलीम बना रहे हैं, और इसके अलावा जो है और भी 2-3 पाए हो गए, निहारी हो गई। तो इसका मैं प्री ऑर्डर्स पहले ले लेती हूँ अपने ग्रुप में और अपने पेज के ऊपर 2 days before, ताकि आप तैयारी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हमने पैन रख दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने अपने चिकन में भी ऐड किया है। ठीक है, सही है।
और इसको हम बस चिकन को हम कुक करेंगे इसमें। स्टर फ्राई कर लेते जी, हैं बिल्कुल। और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे चिकन को उम्मीद है कि हम करके रख लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तो हम नहीं, ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। फौरन चिकन ही। तो वैसे ठीक स्ट्रिप है। फॉर्म में है तो बहुत ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाएगी। ठीक है तो जी, हम करते एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चिकन फहीता राइस अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, लाइम जूस 1 लाइम का। चावल के लिए बासमती या सेला चावल 1.5 कप, चिकन का शोरबा या पानी 3 कप, तेल 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, पीली शिमला मिर्च 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ताज़ा धनिया गार्निश के लिए। आ जाएं जी। आमरा ने क्या किया है कि ये चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था अच्छे से सौते करके रख लिया है। ये शक्ल आप लोग देख लीजिए। फहीता चिकन राइस हम बना रहे हैं, चावल भी उबल गए हैं। जी, जी, थोड़ा बिल्कुल। सा आपने दम पे रखा हुआ जी, है इसको। बिल्कुल। ठीक है, अब जो है वो मैरिनेशन कर जी, लेते हैं। मैं सैंडविचेस जो फहीता सैंडविचेस बनाऊंगी उसकी चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। तो उसकी मैरिनेशन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। अच्छा, वो स्ट्रिप कट थे और यहाँ पे हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट किया हुआ है इसको। तो ये मेरे पास जो है हॉट सॉस है। अच्छा। ये 1 टेबल स्पून हम इसमें हॉट सॉस का ऐड करेंगे। सही है। उसके बाद ये हमारे पास सोया सॉस है। हाँ। सोया सॉस भी हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। ये सिरका है हमारे पास। अच्छा, ये तीनों ये सॉसेस आपने जी 1 टेबल स्पून ऐड किए हैं। है। उसके बाद हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। मसालों में जो है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें तकरीबन हाँ 1 टीस्पून। ठीक है। ठीक है। नमक ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। ठीक है। नमक, लाल मिर्च, 3 सॉसेस हैं और ये हमारे पास जो है वो लहसुन पाउडर है, गार्लिक पाउडर। ठीक ठीक है। है, ये 1/2 टीस्पून तकरीबन सही है। ये ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून, या आपके अकॉर्डिंग टेस्ट है, अगर आप चाहें ठीक है। तो ज़्यादा भी ऐड कर सही सकते है। हैं। ठीक है। उसके बाद ज़ीरा पाउडर है, ये भी तकरीबन जो है हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। सही है। अच्छा, इसकी टोटल डिफरेंट है थोड़ी जी सी जी। रेसिपी ना यहाँ और से। लेमन जूस इसमें हमने अच्छा, 1 टेबल स्पून तकरीबन। सही है। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर ये दी। सैंडविच के लिए जो हम जी, फहीता बना जी, रहे हैं बिल्कुल। ये उसकी वो है। ठीक है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको भी रेस्ट दें, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है इसको भी तकरीबन जो है वो 1 घंटे का रेस्ट दें तो ठीक इसका है। ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। सही है। और ये जो आपने प्याज व्याज यहाँ काटी हुई ये क्या करेंगे? ये सब इसी में यूज़ होंगे। अच्छा, सैंडविच में इसी हमारे यूज़ ठीक होंगे। है। जी बिल्कुल। सही है। हाँ, तो इसको बेशक आप मैरिनेट करके रख दें। राइस की जो अब जी बिल्कुल, अब ये मैरिनेट हमने vegetables कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चिकन जो है वो अपना डन कर लिया है। ठीक है। अब इसी पैन में, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर्स हैं सारे हमारे चिकन के मसाले के, इसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। तकरीबन जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। और गार्लिक है हमारे पास, चॉप गार्लिक है। 2 क्लोव्स लेने के बाद उसको चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ जो है इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ हम जो है वो उसको अच्छा, आमरा ने जो है ना सब्जियां भी वो लंबी लंबी जूलियन कट जी की जी हुई हैं, बिल्कुल, जैसे वो आपने चिकन की हुई है। फहीता राइस में Same। जो है वो सेम ही कटिंग ठीक होती है, है। जूलियन कट ही होती है। सही है। ये थोड़ा सा हमने जो है इसको हल्का सा सॉटे करना है। सही। हल्का सा कलर चेंज होगा इसका, ट्रांसपेरेंट सा, तो फिर हम इसमें अपनी ठीक है। वेजिटेबल्स यूज़ करें। अच्छा, डाल प्याज देंगे। है, शिमला मिर्च है और आपने जी रेड बेल पेपर। जी, और अगर आपके पास येलो है अवेलेबल तो आप वो भी उसके अगर साथ दोनों available नहीं है तो सिर्फ तो ग्रीन आप कैप्सिकम भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम डाल दें, नहीं हाँ। तो गाजर डाल दें, रेड या टमाटर डाल लें। टमाटर डाल सकते हैं, टमाटर डीसीड डाल करने के बाद ठीक आप है। उसको डाल सही सकते हैं, वो भी कलर के लिए। अच्छा, सही है। ठीक है, चलें, जब तक आप ये सौते कर रही हैं वेजिटेबल्स आप इसमें डालेंगी। हाई बाद- फ्लेम के ऊपर हल्का सा सौटे करेंगे इसको। सही है। मतलब हमने थोड़ी सी क्रंची सी रखनी है, इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, बस 5 मिनट में
ये डन हो जाएंगी। और फिर ये निकाल लेंगी आप या चिकन इसमें डालेंगी? हाँ, चिकन भी इसमें डाल सकते हैं। हमने बेसिकली तो राइस में मिक्स करनी है, तो हम राइस में भी मिक्स कर सकते हैं। राइस में मिक्स, जी बिल्कुल। एंड सिंपल राइस को आप फिर ऑयल में या वो आग जलाकर वो करोगे इसको? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको दम पे रखूँगी, 2 मिनट 3 मिनट का बस, ताकि वो फ्लेवर जो है वो हमारे राइस में आ जाए। राइस हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। ठीक है, तो बस हम इसी पैन में जो है कर देते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और हम 5 मिनट या 3 मिनट का इसको बस हल्का सा दम देंगे। सही है, वो तो सारी खुशबू फ्लेवर ये हमारी चिकन, ये सारी चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। और ये सारी वेजिटेबल्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसमें कोई नमक काली मिर्च कुछ ऊपर से डालना है? मैंने इसमें डाला अच्छा, है। इसमें डाला, मैंने वेजिटेबल्स सॉटे की हैं, इसमें ब्लैक पेपर और नमक मैंने ऐड किया है। वो मिक्स हो जाएगा। और क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी नमक और चिकन में भी हमारे फ्लेवर है। बेसिकली ये देसी तो नहीं होता, मैक्सिकन है, तो हम इसको इतना ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं कर सकते कि हम लुक सो गुड, इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना। स्पाइसेस का लेवल हम इसमें ज़्यादा करेंगे तो फिर वो देसी फूड में और चाइनीज़ मैक्सिकन में कोई फ़र्क नहीं रहता। अच्छा अमरा, इसको तो हम मिक्स कर लेंगे। जी, और जो चिकन जो हमने मैरिनेट किए वो भी हम कुक करना शुरू कर देते हैं। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख रही हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ डन। चिकन फहीता राइस हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अच्छा, इसी पैन में हम जो है वो सैंडविच वाली, सैंडविच की चिकन, ये अच्छी रेसिपी है भाई, ज़्यादा बर्तन नहीं आपके खराब होंगे इसमें। अच्छा, इसमें भी हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ठीक है, 1 टेबलस्पून। सही है। अच्छा, सैंडविच के लिए आई एम श्योर कोई ना कोई आपकी मेयोनीज वाली कोई डिप सॉस या कुछ ऐसा होगा। लेके आई हूँ, उसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी। हाँ, वो भी बल्कि बना लेते हैं जब तक चिकन हो रही है ना। हाँ, और फिर हमारी ब्रेक का टाइम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सॉस हम बना लें अभी ब्रेक से पहले ज़रा, है ना, मेयोनीज का मिक्स करके जो भी बना। ये वाला सॉस, लेकिन मैं इसकी रेसिपी अगर आप बोलेंगे हाँ, तो ये रेसिपी ज़रा पूछ लेते हैं ना इसे। हम रेसिपी बता दें और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ये मैंने सॉस बनाया है अपने जो है वो सैंडविचेस के लिए। इस सॉस को मैंने बेसिकली कैसे बनाया है कि ये सॉस ज़रा निकाल के दिखाओ ना, कलर कैसा है इसका। बिल्कुल मैं दिखा। हाँ, ये क्या किया आपने इसमें? मैंने 2 टमाटर लिए और 2 जो है वो ग्रीन चिलीज ली हैं। ओके, ये कलर है, ठीक है, मैंने ज़रा से एक वो आइडिया होना। ठीक है, 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, 3-4 क्लोव्स जो है हमने गार्लिक के लिए हैं। ठीक है, और उसको हमने बॉईल कर लिया थोड़ी देर, बहुत हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर 2। अच्छा, ठीक, उनको हमने बॉईल कर लिया। जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने उसको ब्लेंड करना है, उसमें सॉल्ट ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाएगा उसमें मेयोनीज ऐड करनी है और केचप ऐड करना है। और चाहे तो थोड़ा सा जो है आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यानी केचप और मेयोनीज में आपने 3 चीज़ें बॉईल की हैं, जिसमें गार्लिक है, हरी मिर्च है और टमाटर है। और उसका पेस्ट आपने बना के बाकी नमक ऐड किया। कोई सॉस का नाम है या आपकी बस? ये मेरी क्रिएशन है। ये मेरी क्रिएशन है, इसका कोई नाम नहीं है। ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। वेरी गुड जी। ठीक है जी, हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर आपकी इंशाल्लाह मुलाकात करवाएंगे। हमारे जो मेहमान हैं अगले, जो कि एक कल्चरल डिप्लोमेट हैं, हम ज़रा जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर को किसी और मुल्क में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, क्या लोगों के वहाँ पर तासुरात होते हैं उसके, इस हवाले से इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। चिकन फहीता सैंडविच। अज्जा चिकन मैरिनेट के लिए बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। फहीता वेजेस के लिए हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा। सैंडविच के लिए सैंडविच बन या सब रोल्स हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस या गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस ऑप्शनल, लेटस ऑप्शनल। अजय जी, वेलकम बैक। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी से, जो कि
बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्लस एक कल्चरल डिप्लोमेट भी हैं। अच्छा, ये कल्चरल डिप्लोमेट जो हैं, ज़रा हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बेसिकली इनका जो काम है वो ईस्ट वेस्ट रिलेशंस को मजबूत करना है थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या आती हैं इन्हीं से ही पूछते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? सीधा लंदन से आए लग रहा है। नहीं, लंदन से आए टाइम हो गया। अच्छा। ईद यहीं पे की थी ओह माशाल्लाह, फैमिली के साथ, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। वेरी गुड। अच्छा, ईद की आपने बात की, वैसे वहाँ लंदन में ईद किस तरीके से मनाई जाती है? मतलब पाकिस्तानीज़ बहुत दिखने में आते हैं कि अपना उसी तरह से वही कल्चर को लेकर चल रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा तैयारी होती है। अच्छा। चांद रात की खासतौर से अरे बहुत वाह। तैयारी होती है। काफ़ी एरियाज है वहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पे, और अच्छा। साउथ एशियन डायस्पोरा है। तो ओके। चांद रात को उसी तरीके से रौनक लगती है, मेहंदी लगता के ही नहीं स्टॉल कि लगते लंदन हैं। में। जी जी, सारी रात लोग बाहर होते हैं और वो बस अच्छा। नमाज से पहले ही घर पहुँचते हैं। तो ओह ज़बरदस्त है। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताइए आपका काम है क्या बेसिकली? ये कल्चरल, ये जो आप ईस्ट और वेस्ट कल्चर को मर्ज करना है, यहाँ के कल्चर को वहाँ इंट्रोड्यूस करना है, ये कितने साल से आप कर रहे हैं? ये एक कंपनी मैंने इस्टेब्लिश की थी इवेंट्स मैनेजमेंट की, ISP इवेंट्स, अच्छा। विच इज़ द एक्सटेंशन। यहाँ पाकिस्तान में मेरे फादर शौकत रिजवी, उन्होंने जी। 1973 में एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था यंग आर्टिस्ट को अच्छा। प्रमोट करने के लिए, कोर्स। और उसका नाम था नेशनल स्टेज प्रमोटर्स। अच्छा। सो मेरे फादर और शौकत रिजवी और मोइन अख्तर साहब उनके बहुत देरीना दोस्त अच्छा, रहे, तो अच्छा। उनके साथ मिल के इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि जब कभी भी मौका मिले तो ये जो नेशनल स्टेज प्रमोटर्स है वो इंटरनेशनल स्टेज प्रमोटर्स वाह, किया जाए। वाह। तो उनकी इस ख्वाहिश को मैंने अल्लाह के करम से पूरा क्या किया, बात है। और तकरीबन 2003 में हमने ISP इवेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्टेज प्रमोटर्स के नाम से है, अच्छा। तो उसको हमने UK में लॉन्च किया, ओके। और वहाँ से फिर हमने इंटरनेशनल इवेंट्स वहाँ से स्टार्ट किए। सो सिंस 2003 और आज 2025 है, तो मोर देन 20 ईयर्स। क्या बात और उसमें किया यह है कि सिर्फ इवेंट्स मैनेजमेंट जो कि कोर बिजनेस है हमारा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी ठीक है। से, कि हम जो है वो कल्चरल डिप्लोमेसी को बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा। और कल्चरल डिप्लोमेसी का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनके काउंसलेट्स होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, तो वो तो हार्ड कोर डिप्लोमेसी कर रहे होते ठीक है। हैं, जो कि गवर्नमेंट नैरेटिव होता है या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव होता है। लेकिन कल्चरल डिप्लोमेसी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा। मैं कहता हूँ कि जो नॉर्मल डिप्लोमेसी है वो दिमागों के लिए होती है, लोगों के दिमाग को। सही बात है। लेकिन कल्चरल डिप्लोमेसी है वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करती हाँ। है। तो मेरा बिलीव ये है कि जो मैसेज दिल तक पहुँचे वो ज़्यादा देर पा होता है, Well और said. उसकी तासीर भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कल्चर है और उसको वेरियस मीडियम ऑफ आर्ट्स, जिसमें लिटरेचर है, फैशन है, सही है। आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है, डांस है, उसको लेके और फिर वहाँ UK में और यूरोप में और बाकी मुल्क में भी अच्छा। इस तरह से रिप्रेजेंट करें। ओके, तो इस तरीके से तो आप मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह फिर ऑर्गेनाइज करवाते जी हैं? बिल्कुल, हम पाकिस्तानी Cultural इवेंट्स भी based पाकिस्तानी भी करते हैं, और है। मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के हवाले से जो यूरोप में, UK में या वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मिसकॉन्सेप्शन है, जी, जी। या जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से जो एक सर्टन एंगल जो दिखाते हैं सही। पाकिस्तान के हवाले से, उसको डाइल्यूट किया जाए। सही और है। कोशिश ये करते हैं कि हम अपने इवेंट्स में, हम अपनी एक्टिविटीज़ में उसको किस तरीके से उजागर करें पाकिस्तानी कल्चर को, खासतौर से जो हमारा फोक है और जो क्लासिकल म्यूज़िक है और जो सूफी म्यूज़िक है, और इवन के आर्ट में फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कुरानिक वर्सेस को कैलीग्राफी बहुत, करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो एक आर्टिस्टिक मीडियम है, लेकिन अगेन जो एक हार्ड और एक्सट्रीम व्यू लोगों का बना हुआ है वहाँ पे, तो हम उसी इमेज को जो कुरान की वर्सेस होती हैं उसको आर्ट की फॉर्म में वहाँ पे एग्जीबिशंस करते हैं। अच्छा। और जहाँ पे जो मेन स्ट्रीम एग्जीबिशंस होती हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। वहाँ ये पे उनको promote एग्जीबिशंस और करते हैं। इवेंट्स में आते कौन लोग हैं? मतलब वहाँ के ही पाकिस्तानी आते हैं या गोरे भी आते हैं? प्रेडोमिनेंटली वेस्टर्न ऑडियंस होती है वहाँ अच्छा, पे। जी, very good. क्योंकि कोशिश तो ये होती है ना कि अगर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी ऑडियंस वेस्टर्न होनी Western हो, चाहिए। वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में हमने बता दिया तो आपने क्या तीर मार लिया। बिल्कुल। तो कोशिश ये होती है कि जो वेस्टर्न ऑडियंस है, अच्छा। जो कि मोस्टली डिसकनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उनको अट्रैक्ट करें, चाहे वो एग्जीबिशन हो, कॉन्सर्ट हो, फैशन शो हो। अप्रिशिएट करते हैं वो लोग? क्या बहुत लोगों का ज़्यादा। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक ये होता है कि उनको एक सरप्राइज एलिमेंट आता है कि अच्छा ये भी है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा
इस तरह का म्यूज़िक भी है, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम, उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है वहाँ पाकिस्तान के हवाले से, और आई थिंक कि पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल मीडियम पे इतना ज़्यादा उनको मौका मिला पाकिस्तान को प्रमोट करने का, तब उनकी लेगेसी बहुत सारे आर्टिस्ट लेके चल रहे हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी डायस्पोरा में ना परफॉर्म करें। तो हमने कोलैबोरेशन की वहाँ पे जो डिप्लोमेसी के हवाले से, कल्चरल डिप्लोमेसी, जहाँ पे जो वेस्ट में ख़ासतौर से लंदन में जो एम्बेसीज और कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं। तो ना सिर्फ हम उनके इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर को भी उसके साथ फ्यूज़ किया जाए। तो ये वहाँ के लोगों को मतलब पसंद है हमारे यहाँ का म्यूजिक वगैरह, बहुत पॉप म्यूजिक हो गया, सिंगर्स हमारे, एब्सोल्युटली, है ना? और ख़ास तौर से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है। अब ईस्टर्न क्लासिकल को हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ कंबाइन करें, ताकि वेस्टर्न क्लासिकल में तो आपको पता है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। इंग्लिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड ऑर्केस्ट्रा है, किंग चार्ल्स उसके पेट्रन इन चीफ हैं, वो हमारे पार्टनर्स हैं, बीन फॉर 7-8 ईयर्स। अभी बड़ा काम कर रहे हैं फैसल साहब जो है। अभी बहुत शुक्रिया। अभी छोटी छोटी सी अपनी कोशिश है। मेरा बिलीव ये है कि आप अगर बड़े सोच के साथ जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं होता, तो एटलीस्ट अपने तौर पे जो आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। कोई अपकमिंग इवेंट वहाँ पे रहने वालों के लिए, या यहाँ के रहने वालों अभी हम प्लान कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स हैं अभी। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है उसमें, वो ये कि जो वहाँ ब्रिटिश स्कूल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वहाँ पे म्यूज़िक एज ए करिकुलम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। अब हम पाकिस्तानी म्यूज़िक और पाकिस्तानी पोइट्री वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ज़बरदस्त हो जाएगा ये तो। बच्चे सीखेंगे वहाँ पे सितार, तबला, हारमोनियम, और पाकिस्तानी पोएट्स हैं जिनकी पोइट्री उर्दू में भी रिसाइट करेंगे वहाँ पे जाके, और बायलिंग्विस्ट जो पोएट्स होते हैं उनको वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। बहुत तो एज पार्ट ऑफ द करिकुलम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वही बच्चे लर्न करेंगे, और उसके बाद फिर उनकी परफॉर्मेंस होगी। फिर हम एक ग्रैंड फिनाले कॉन्सर्ट करेंगे जिसमें इंग्लिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा के साथ और वो बच्चे और वो ईस्टर्न म्यूजिशियंस कंबाइन होकर एक परफॉर्मेंस देंगे। क्या बात है फैसल साहब, आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, आप छोटा मोटी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़े उस पर कर रहे हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आगे भी इंशाल्लाह कोई भी इवेंट होगा, आपके इवेंट्स की अपडेट कैसे कोई ले सकता है? वो हमारी वेबसाइट पे हर चीज़ अपडेट होती है, ispevents.co.uk, ispevents.co.uk। तो जो अपडेट होती है, जो नए इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो तमाम उस पर अपडेट आती हैं, प्लस सोशल मीडिया पेजेस भी हैं। बस जी, लोगों को हमने बता दिया, आप कोई लंदन जा रहा है या कहीं भी है तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर बीइंग ऑन माय शो। बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं आमरा से ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि वो चिकन जो आप कर रही थी सैंडविच के लिए, उसमें आपने क्या, मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड की थी सारी, जो प्याज थी हमारी और चॉप थी, और उसके अलावा बेल पेपर थी रेड, और कैप्सिकम थी, वो ऐड करके बस फिर मैंने अब इसको असेंबल करना शुरू किया। जी बिल्कुल। बस एक हमारी ड्रिंक रहती है, वो हम इस ब्रेक के बाद, रिकैप के बाद आपको बता दें। चिकन फहीता राइस, अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, लाइम जूस 1 लाइम का। चावल के लिए बासमती या सेला चावल 1.5 कप, चिकन का शोरबा या पानी 3 कप, तेल 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, पीली शिमला मिर्च 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ताज़ा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: मैरिनेटेड के अज्जा मिक्स करके चिकन कोट करें और कम से कम 20 से 30 मिनट रख दें। एक पैन में 1 चमचा तेल गर्म करके मैरिनेट शुदा चिकन को इतना पकाएं कि हल्का सा जल जाए, फिर निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में लहसुन और जीरा फ्राई करें। कटी प्याज और शिमला मिर्चें नरम होने तक पकाएं। सब्जियों को चिकन के साथ एक तरफ रख दें। एक बर्तन में थोड़ा सा तेल गर्म करके चावल डालें और 1 से 2 मिनट स्टर करें। फिर शोरबा, पानी और नमक शामिल करके उबाल लें। अब तकरीबन 15 मिनट तक या चावल बनने तक ढक्कन लगाकर कम आंच पर उबालें। तमाम अज्जा यकजा करें। चावल तैयार हो जाएं तो उनमें पकी चिकन और सब्जियां मिक्स करें और ढककर कम आंच पर मजीद 5 मिनट स्टीम दें। चिकन फहीता सैंडविच। अज्जा चिकन मैरिनेट के लिए बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 500 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। फहीता वेजेस के लिए
हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा। सैंडविच के लिए सैंडविच बन या सब रोल्स हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस या गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस ऑप्शनल, लेटस ऑप्शनल। तरकीब: चिकन को मैरिनेट करें। मैरिनेट के तमाम अज्जा के साथ चिकन मिक्स करें और 30 मिनट रख दें। अब चिकन को पका लें। एक पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट शुदा चिकन पकाएं। फहीता वेजेस सौते करें। दूसरे पैन में तेल गर्म करें और प्याज और शिमला मिर्चों को क्रंची होने तक सौते करें। सैंडविच को असम्बल करके ब्रेड स्लाइस करें और म्यूनीस फैलाएं। चिकन, फहीता वेजेस और चीज़ की लेयर लगाएं। आखिर में सैंडविच को टोस्ट कर लें कि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। चलें जी, बैक टू आवर किचन। हम आपको ज़रा बता दें, वो दोनों चीज़ें भी आपको बताते हैं और मैंने टेस्ट भी की, उसका रिव्यू भी देंगे। अमरा, अब हम जो एक लास्ट ड्रिंक है वो आप क्या बना रही हैं? मैं लेमन मिंट मार्गरेटा बना रही हूँ क्योंकि समर्स आ गई हैं तो आपको पता है ज़रा कुछ ठंडा ठंडा। तो आइस क्यूब्स ली हैं आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहें। ठीक है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर के ऐड करूँगी। सही है। और ये एक बंच समझ लें पूरा ना, ये हमने पुदीना डाला है सारा। ठीक है। ये हमारे पास लेमन जूस है। सही है। ठीक है, ये तकरीबन 3-4 अच्छे बड़े लेमन का जूस है। ठीक है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास काला नमक है। आमरा जो है ना बड़े दिल से कर रही है, मैं देख रही हूँ इनकी सजावट एक ड्रिंक की इतनी खूबसूरत। थैंक यू। लेमन को आपने स्क्यूअर में डाल के, और ये 1/2 टीस्पून हम जो है नॉर्मल नमक का ऐड करेंगे इसमें। और आपने सिंपल कोई भी सोडा वाटर आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। ये जरा कलर दिखाइएगा ना। मैंने कहा ये कौन सा कलर की है? फिर उन्हें मिलता है वो लेमन फ्लेवर वाली है। लेमन फ्लेवर की, लेमन फ्लेवर वाली ड्रिंक है। ये आप डालें जी, तो ये मज़े का लेमन मिंट। हाँ, ये मैंने नहीं ट्राई की। अच्छा, ग्लास भी जरा चेक कीजिए ना कैसे इन्होंने ये अच्छा ये कैसे किया हुआ आपने? ये मैंने इसको थोड़ा सा लेमन में लगा के और फिर उसको शुगर में लगा दिया। कुछ लोग कलर भी ऐड करते हैं शुगर में, वो एक अच्छा सा रिम बन जाता है। इसको हम ब्लेंड करेंगे और हमारी ड्रिंक तैयार है। अच्छा जी, ड्रिंक भी हमारी रेडी है ग्लासेस में डालकर। आमरा, आप इधर ही टेबल पे ले आओ। मैं ज़रा लोगों को बताऊं कि जो आज आमरा ने चीज़ें ये रेडी की है ना, ये सैंडविच की सिर्फ असेंबलिंग थी। जो अंदर से हमने चिकन कुक करके बताई थी, मैरिनेशन, उसमें सिर्फ उन्होंने चॉप प्याज और तकरीबन शिमला मिर्च और बेल पेपर वो चॉप करके डाल के मिक्स किया था चिकन में। और इसमें आप देख लीजिए मेयोनीज़ लगाया है आमरा आपने। जी बिल्कुल। और अपनी जो सॉस थी वो, हाँ, बहुत मज़े की। स्पेशल तो इनकी वो सॉस है जो इन्होंने बताई है, वो इनकी अपनी क्रिएशन है और उसी से जो है ना वो बहुत ही फहीता वाला एक फ्लेवर आएगा। और इजी रेसिपी थी। आई होप कि आपने नोट कर ली हो। ये मेरा ख्याल से रेसिपी कार्ड में नहीं होगी वो सॉस की रेसिपी। नहीं, वो नहीं है। लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर को बॉईल करके पेस्ट बना लिया और आपने उसमें मेयोनीज़ और केचप ऐड कर लिया। आ जाएं जी, तशरीफ़ रखिए। ऐसा लग रहा है हम दोनों के लिए है ना? कभी अपने आप को ऐसा ट्रीट किया है स्पेशल? ऐसा पैम्पर नहीं किया हुआ खाने से? मैं अपने बच्चों के साथ दोनों बच्चों के साथ अपने आप को करती रहती हूँ, ऐसी दावतें देती रहती हूँ। अच्छा है ना, स्पेशल हमें सिर्फ रेस्टोरेंट में ही फील होता है। बिल्कुल। घर में तो हम ऐसे ही बस कर रहे होते हैं। बाय द वे, फहीता राइस भी बहुत अच्छे फ्लेवर है इनका। मैंने टेस्ट किया, चिकन के साथ टेस्ट किया, चिकन भी अच्छे से गली हुई है, वेजिटेबल का अपना फ्लेवर है। राइस में आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज चाहिए होती हैं कि आप कुछ डेली बना लो। बच्चे भी खाते हैं, जल्दी भी थोड़ा सा बन जाता है। जल्दी भी है, जल्दी भी बन जाता है, कुछ भी इसमें नहीं है। एंड सैंडविच भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी रेसिपीज थी, आप लोगों ने अब ट्राई करना है। आमरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आपको इंशाल्लाह आगे भी हम होगा तो ज़रूर ज़हमत देंगे, शो पर आएँ, कुछ और ज़रूर ट्राई करेंगे, सीखेंगे। थैंक यू जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।